हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग यूनिट। लगभग 4 to 5 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ऑडिटिंग यूनिट है इसको कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है? ऑडिटिंग इम्प्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे जब हम जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है वगैरह है वो प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद क्या कराया जाता है? ऑडिट कराया जाता है कि भाई ये देखने के लिए इसमें कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, इनमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए क्या कराया जाता है? ऑडिटिंग कराया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेगुलरिटी सच एज एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट एंड अनबाइस्ड पर्सन। और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराए जाते हैं जो क्या हो? अनबाइस्ड हो, मतलब उसका कोई बिना पक्षपात के साथ है वो जो है ऑडिटिंग करें। ठीक है, एन अनबाइस्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज बॉडी गिव्स हिज रिपोर्ट एज टू वेदर ही इज हेल्दी और नॉट। मतलब जो मतलब ताकि जो ये पता कर सके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं जिन डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है, उनमें कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए क्या कराया जाता है? ऑडिटिंग कराया जाता है। ओके, देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। वंस वी कंप्लीट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो तो ओवर हो जाती है, लेकिन हाउएवर वी स्टिल कैन नॉट बी कंप्लीटली सर्टेन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो मतलब उनमें एक्यूरेसी है या नहीं है। दिस इज व्हेन द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग कम। ठीक है, यही कारण है जिसके कारण क्या होता है? हम ऑडिटिंग कराते हैं। ऑडिट मीनिंग, अगर ऑडिट, द वर्ड ऑडिट इज वेरी जेनरिक वर्ड। ठीक है, इट इज इसेंशियली मीन्स टू एग्जामिन समथिंग thoroughly, but we will and learning about auditing as to relate the accounting and financial world। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है? जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसके बाद ऑडिटिंग किया जाता है। तो सो ऑडिट मीनिंग इज द थ्रो इंस्पेक्शन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इन्वॉल्व ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। इसमें किस किस की एग्जामिनेशन आती है, किस किस का निरीक्षण किया जाता है? वाउचर्स का। एंड द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस असेट्स। ठीक है, और जो देखो जो वेरिफिकेशन होता है वो असेट्स का होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन किसका होता है? असेट्स का होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है वेरिफिकेशन किससे रिलेटेड होता है, तो वो असेट से रिलेटेड होता है। एंड द पर्सन हु कैरीज आउट सच एज ऑडिट इज नोन एन ऑडिटर। एंड जो पर्सन है जो ये एग्जामिन का काम करता है, एग्जामिन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, देखो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है with the examination, then he will state that the financial accounts are true and fair, so which means they are absent of material misstatement, but this is not an opinion about the financial status of a company। तो अगर मतलब देखो, अगर वो जो ऑडिटिंग करता है, अगर मान लो ऑडिट के दौरान अगर उसको जो भी फाइनेंशियल जो भी उसको प्रूफ वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट भी देता है, 4 टाइप्स की रिपोर्ट देता है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उनके बेस के ऊपर वो कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट देगा वो। अब आता है फीचर ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एक सिस्टमेटिकली काम होता है इसके अंदर। इट इज ए लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसीजर टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एक्यूरेसी। मतलब ये बताता है कि जो अकाउंट बनाए गए हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, द ऑडिट इज ऑलवेज डन बाय द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। मतलब हमेशा है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, ताकि मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा क्यों किया जाता है? ताकि मतलब कोई वो बायसनेस ना कर सके, कोई पक्षपात ना कर सके। ठीक है, once again an audit is examination of all the book of account and financial information of the company, so it is essentially a verification of the financial account of the organization, the profit and loss statement and balance sheet at the end of financial year। टू कंडक्ट दी ऑडिट वी नीड दी हेल्प ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो, जब जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग करता है उसको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि जिसके बेस के ऊपर वो पता लगाता है ना, जैसे वाउचर है तो वाउचर के बेस के ऊपर ही एंट्री की जाती है, तो वाउचर के बेस पर ही वो पता लगाता है कि भाई सही एंट्री की गई है बुक्स के अंदर या नहीं की गई है। ठीक है, तो दिस इंक्लूड वाउचर हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, सर्टिफिकेट हो गई, क्वेश्चनरी हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इन सब चीजों की उसको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ही में
जैसे कि मैं जैसे ही में स्क्रूटनाइज एनी अदर डॉक्यूमेंट ही सीज फिट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी देखता है, वो चेक करता है। एमओए क्या होता है? एमओए के अंदर कंपनी के क्लोजेज होते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। वाउचर्स, मिनट बुक, शेयर होल्डर रजिस्टर, तो इन चीज की उसको नीड्स होती है। अगर ऑडिटर मस्ट कंप्लीटली सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑडिटर है उसको सेटिस्फाई होना, मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाई होना चाहिए किससे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, इसके बेस पे वो पता लगा सके, तभी वो आपको एक ट्रू और फेयर ओपिनियन देगा। अगर वो बिल्कुल सेटिस्फाई है, जो आपने अगर वो पता लगाता है कि इसके अंदर कोई फ्रॉड्स वगैरह नहीं है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन है, तो उसी केस के अंदर वो आपको ट्रू एंड फेयर मतलब ओपिनियन है वो देता है। देखो वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन मीन्स द इंस्पेक्शन ऑफ असेट्स, ठीक है, अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर देयर असेट्स आर अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन और नोट है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर डन टू कंफर्म द फॉलोइंग, ठीक है, कि क्या जो देखो वेरिफिकेशन होता है असेट्स का होता है, तो इससे हम क्या कंफर्म कर सकते हैं? यानी जो असेट्स है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, ओनरशिप है, उसका प्रॉपर वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसकी पोजेशन किसके पास है, फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? जैसे लाइक एन मोर्गेज की तरह, कि क्या जो असेट्स है कंपनी की है वो कि एक मोर्गेज के रूप में तो मतलब नहीं रखी गई, मतलब लोन के रूप में तो एक नहीं रखी गई है वो, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कंफर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, इससे पता लग जाता है कि यानी जो असेट्स है जो दिखाई गई है एक्चुअल के अंदर बुक के अंदर, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है, ठीक है, उसकी ओनरशिप किसके पास है ये भी पता लगा सकते हैं। क्या उसके कि इट इज कंफर्म दैट असेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ लैंड, मतलब जो असेट्स है वो उसके ऊपर कोई मतलब कोई चार्ज या कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं किससे? वेरिफिकेशन से। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कई बार डिफरेंस आ जाता है। देखो बोथ आर कंसिडर्ड टू बी सेम थिंग बट देर आर लोट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, हम दोनों को लगभग एक ही तरह से कंसिडर करते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। वाउचिंग रिलेट्स टू कंफर्मेशन ऑफ द करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, यानी जो वाउचिंग होता है वो किससे रिलेटेड होता है? यानी जो आपने बुक्स के अंदर अपनी जो अकाउंटिंग एंट्री की है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। वेयरएज वेरिफिकेशन कंफर्म द एग्जिस्टेंस, वेरिफिकेशन किससे रिलेटेड होता है? असेट्स से रिलेटेड होता है। किससे? इसमें क्या देखा जाता है कि जो असेट्स है कि क्या वो एक्चुअल में उसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास है, उसकी पोजेशन किसके पास है, ठीक है, क्या उसके ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, तो इन सब चीजों का क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। ऑडिटर ड्यूटी इज नॉट टू ओनली वाउचिंग द एंट्री अपीयर इन द बुक बिकॉज वाउचिंग कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड असेट्स और लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट है, ठीक है। ओके अब देखो वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, तो इससे हम क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? जो लाइबिलिटीज है उसके वेरिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्रेडिटर रिफ्लेक्ट, जो क्रेडिटर होता है, देखो एक्चुअल के अंदर जब कंपनी की पता चल जाएगी कि भाई कितनी लाइबिलिटी है, तो उसके बेस के ऊपर जो क्रेडिटर होते हैं, यानी जो क्रेडिटर कौन होते हैं? जो लेनदार होते हैं, रिफ्लेक्ट ए ट्रू पोजीशन एज टू लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ये पता लगा सकते हैं कि भाई एक्चुअल के अंदर कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है। आल लाइबिलिटी आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट वेदर रिकॉर्डेड इन द बुक और नोट है, यानी जो मतलब यानी जो एक्चुअल के अंदर जो लाइबिलिटी दिखाई गई है क्या उसकी बुक में एंट्री है भी या नहीं है। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अकॉर्डिंग टू दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जब जो लाइबिलिटी है उसको दिखाते समय जो गैप है उसको फॉलो किया गया है नहीं है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको कंसिडर किया गया है नहीं है। लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन, लेट अस नो द अंडरस्टैंड व्हाट कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन। कंफर्मेशन क्या होता है? ऑडिटर रिक्वायर कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मैनेजमेंट अबाउट एनी फैक्ट और फिगर, ठीक है, तो फ्यू ऑफ द एग्जांपल विच द ऑडिटर रिक्वायर कंफर्मेशन, ठीक है, किस किस से कंफर्मेशन की जरूरत होती है? कंफर्मेशन फ्रॉम क्रेडिटर अबाउट बैलेंस, ओके, कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक है अबाउट
किससे, जैसे बैंक से कंफर्मेशन की जरूरत होती है, किससे रिलेटेड, भाई बैंक बैलेंस के बारे में या फिक्स डिपॉजिट के बारे में, इंटरेस्ट एक्यूड, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट है, इसके पता लगा सकें। कंफर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि अबाउट लोन या इंटरेस्ट के बारे में पता कर सकें। कंफर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है, असेट्स वगैरह का जो हम करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जो ऑडिटर है इंस्पेक्शन करता है असेट्स का। एंड इट इज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन वेटिंग एंड काउंटिंग ऑफ द असेट्स है। फॉलोइंग आइटम रिक्वायर्ड फिजिकल वेरिफिकेशन, किसकी जरूरत होती है किस केस के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक इन हैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी है, कैश इन हैंड है, बिल्स रिसीवेबल है। दस कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन आर ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ऑडिट एंड बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू, मतलब दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो वैल्यूएशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला आता है कॉस्ट प्राइस है। दिस इज द कॉस्ट प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स प्लस द फ्रेट चार्ज, ऑक्ट्री चार्ज, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन चार्ज एक्स्ट्रा टू ब्रिंग दी असेट्स इन यूजेबल कंडीशन। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें कॉस्ट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो जो असेट्स है उसको कितने में एक्वायर किया है, प्लस उसके ऊपर जो फ्लैट चार्ज कितना है, ऑक्ट्री चार्ज कितना है, कमीशन कितना लिया गया है, उसको इंस्टॉल करने पर कितना खर्च किया गया है, ठीक है। तो ये सारा इसमें इंक्लूड होता है, किसमें, कॉस्ट प्राइस के अंदर। बुक वैल्यू में क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर आपने उसको कितने पर दिखाया है। द कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, यानी जो कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाते हैं बुक वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू, ए वैल्यू विच कैन बी रिलाइज फ्रॉम द, अगर हम असेट्स को सेल कर देंगे तो उससे कितनी वैल्यू है वो अराइज होगी। मार्केट वैल्यू कि ए वैल्यू विच द असेट्स कैन फैच एट द टाइम ऑफ सेल, अगर हम मार्केट में उसको सेल करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। रिप्लेसमेंट वैल्यू, अगर उस असेट्स की जगह कोई दूसरी असेट्स रिप्लेस करेंगे तो क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। कन्वेंशनल वैल्यू, इट मीन्स दैट द कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इग्नोरिंग एनी काइंड ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। कन्वेंशनल प्राइस मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में से जो डेप्रिसिएशन लेस करके जो आएगा, मतलब उसमें कोई भी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं कन्वेंशनल प्राइस के अंदर, कॉस्ट प्राइस में से क्या लेस करके, डेप्रिसिएशन लेस करके। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लो जो असेट्स हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड मान लो 10 ईयर है और 10 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। अब वो कितने में सेल होगी, तो ये क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अगर असेट्स है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, अगर असेट्स जो आपकी है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है और उसको अगर हम बेच देते हैं तो देन द सेल वैल्यू ऑफ द असेट्स इज स्क्रैप वैल्यू। तो जो सेल वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। ओके देखो उसके बाद आता है बेसिक ऑफ वैल्यूएशन, किस किस बेस पर वैल्यूएशन करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट पर कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर ऑफ द असेट्स, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, स्क्रैप वैल्यू, चांसेस ऑफ असेट्स बिकम ऑब्सोलेंट, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड देखो फिक्स असेट्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन एंड करंट असेट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो याद रखना जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को लेस करके, और करंट असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं या तो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर या मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम हो उसके ऊपर हम करंट असेट्स का वैल्यूएशन है वो करते हैं, ठीक है। ओके वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में देखो तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन प्रूव्स द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द असेट्स। देखो वेरिफिकेशन से हम क्या पता लगाते हैं कि जो असेट्स है उसका एग्जिस्टेंस किसके पास है, ओनरशिप है, टाइटल है, ठीक है, वो किसके पास है। वैल्यूएशन सर्टिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ द असेट्स है। वैल्यूएशन से क्या पता लगाते हैं कि भाई जो असेट्स है उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ठीक है। वाउचिंग इज डन आफ्टर ओरिजिनल एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट है, ठीक है। वाउचिंग कब किया जाता है, जब ओरिजिनल एंट्री करने के बाद, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रूव्स द एग्जिस्टेंस, ठीक है। देखो उसके बाद क्या आता है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन आर डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन है कब किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। वाउचिंग इज डन बाय सीनियर ऑडिटर एंड ऑडिट कलर, जो वाउचिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो सीनियर ऑडिटर होता है या ऑडिट क्लर्क होता है उसके द्वारा किया जाता है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन आर डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ, जो वेरिफिकेशन है और वैल्यूएशन है वो ऑडिटर के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। बोनाफाइड वाउचर्स आर सफिशिएंट एविडेंस फॉर वाउचिंग, यानी जो वाउचर्स होते हैं, बोनाफाइड वाउचर्स होते हैं, वो वाउचिंग के लिए सफिशिएंट एविडेंस होते हैं। ठीक है, मतलब और एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। फॉर वैल्यूएशन ऑडिटर हैज टू डिपेंड अपॉन द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ओनर्स, पार्टनर एंड डायरेक्टर है कि वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर किस पे डिपेंड होता है। वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर डिपेंड होता है किस पर होता है, ओनर पर, पार्टनर पर या डायरेक्टर पर। वेरिफिकेशन इज डन बाय फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल, डेट्स एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, देखो उसके बाद आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट है। तो वी विल डिस्कस द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द कॉपीराइट। तो कॉपीराइट प्रोवाइड, देखो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट जैसे बुक्स वगैरह का होता है। ठीक है, तो copyright provide the legal protection and legal right to the author by which the publication of his work by another is prohibited। मतलब इसके अंदर क्या आता है, जैसे मान लो कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उसका क्या करा लेते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं, जिससे क्या हो, यानी जो पब्लिशर है उसका कोई और मतलब जो है उसके वो यूज ना कर सके। ठीक है, तो पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क बाय अनदर इज प्रोहिबिटेड। कॉपीराइट रिमेन्स विद द ऑथर फॉर लाइफ टाइम एंड इवन 50 ईयर आफ्टर डेथ है। तो कॉपीराइट या तो उसकी लाइफ टाइम तक रहता है जब तक ऑथर जिंदा रहता है, या 50 ईयर या उसकी डेथ के मतलब 50 ईयर तक। ठीक है, और मतलब उसकी जो डेथ के 50 ईयर तक भी रह सकता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट है, द ऑडिटर शुड एग्जामाइन द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड पब्लिशर। तो जब आप कॉपीराइट का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो उस केस में देखना चाहिए कि ऑडिटर को एग्जामाइन करना चाहिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, ऑथर के बीच में और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसको। इफ देर आर नंबर्स ऑफ कॉपीराइट विद द सेम पब्लिशर, अगर एक ही पब्लिशर के नाम से बहुत सारे कॉपीराइट है तो ऑडिटर शुड आस्क फॉर द शेड्यूल ऑफ द कॉपीराइट। तो ऑडिटर को क्या पूछना चाहिए, शेड्यूल वगैरह के बारे में पूछना चाहिए कॉपीराइट के। वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट लूज देयर वैल्यू ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी जो टाइम के साथ साथ वैल्यू है वो कम होती रहती है। हैंस द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट इज नॉट स्टेबल इन केस वेयर द सेल ऑफ पब्लिकेशन इज वेरी लो और नील। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो सेल ऑफ पब्लिकेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही कम या नील हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ कॉपीराइट शुड बी रिटर्न ऑफ। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट देयर शुड बी नो सेकंड और थर्ड मॉर्गेज ऑन इट। उसके बदले में मतलब और कोई जो दूसरा या और मतलब और मॉर्गेज तो नहीं है। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम मॉर्गेज दैट टाइटल डीड्स इन द पोजीशन। ठीक है, द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑफ द टाइटल। कि ऑडिटर है उसको ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा अगर उसके जो टाइटल के अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है। ठीक है, मतलब उसकी जो ओनरशिप है वो किसी तरह से कोई गलत वे से ली गई है। ठीक है, द ऑडिटर कैन ओनली वेरीफाई दैट टाइटल डीड्स अपरेंटली इन ऑर्डर्ड एंड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। इफ द ऑडिटर फील नेसेसरी ही कैन ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लीगल एडवाइजर। अगर ऑडिटर है जरूरी समझता है तो वो जो लीगल एडवाइजर से क्या है सर्टिफिकेट वगैरह भी ले सकता है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ द क्लाइंट है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। देखो जो बिल्डिंग है उसका वैल्यूएशन कब कितने पे करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस करके। देखो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आती है और फिक्स एसेट्स का हम पढ़ चुके हैं कि जो फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस करके किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वहां से पॉइंट कवर अप हो गया। तो आल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग में बी मच हायर देन दी कॉस्ट है कि मार्केट वैल्यू, देखो जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती रहती है, तो मार्केट प्राइस किसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। स्टिल डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ द बिल्डिंग इज नॉट इन यूज है। ठीक है, अगर बिल्डिंग है वो यूज में नहीं है तभी भी जो डेप्रिसिएशन है वो होगा उसका। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ये तो हो गया। इसके बाद आता है मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज बोथ आर फ्लक्चुएटिंग। यानी उसकी जो मार्केट वैल्यूज है उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। वेरिफिकेशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट्स, यानी जो फ्री होल्ड लैंड होती है वो डेप्रिशिएबल नेचर की नहीं होती है। हैंस इट विल बी शो एट कॉस्ट है, इसलिए इसको हमेशा किस पर दिखाएंगे, कॉस्ट पर दिखाएंगे क्योंकि ये डेप्रिशिएबल नेचर की नहीं होती है। कॉस्ट इंक्लूड लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, परचेज प्राइस एंड ब्रोकर कमीशन।
ठीक है। कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, जो लीगल चार्जेज हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, ठीक है, परचेज प्राइस हो गई, ये आएगा। पेमेंट मेड टू इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर वाटर, सीवरेज, रोड डेवलपमेंट चार्ज, इट विल आल्सो बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ द फ्री होल्ड लैंड। तो ये जो डेवलपमेंट चार्ज वगैरह हो गए, म्यूनिसिपल वैल्यू हो गई, इसको भी फ्री होल्ड जो लैंड है उसकी वैल्यू के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इफ द, उसके बाद आता है इफ द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इट इज मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द बैलेंस शीट है। अगर आप जो वैल्यूएशन का बेस ले रहे हो कि आप मार्केट वैल्यू पर वैल्यूएशन कर रहे हो या रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यूएशन कर रहे हो, तो उसको हमेशा आपको बैलेंस शीट के अंदर बताना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी किसका वेरिफिकेशन, यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर है, अभी निर्माण के अंदर है, ठीक है। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट एंड कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम द अमाउंट पेड है। तो ऑडिटर किसका वेरिफिकेशन करेगा, यानी जो आर्किटेक्ट जो का सर्टिफिकेट का और कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड का, ठीक है, कितनी अमाउंट पेड की गई है उसको। Auditor should obtain a certificate from a responsible officer to that effect if the staff of client is also engaged in its construction। कि ऑडिटर क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा किसका, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का, टू दैट इफेक्ट इन द स्टाफ ऑफ क्लाइंट इज आल्सो एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो देयर शुड बी सेपरेट अकाउंटिंग फॉर द फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर फिक्स ड्यूरेशन ऑन लीज, ठीक है। देखो हम जो है एक जो ड्यूरेशन टाइम है उसके पीरियड के अंदर, मतलब कोई भी एसेट्स वगैरह लीज पर ले लेते हैं, मान लो 7 ईयर के लिए लीज पर ले लिया, ठीक है। तो ऑडिटर शुड कंसिडर दी फॉलोइंग, तो उस केस में ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ लीज एग्रीमेंट फॉर दी वैल्यू एंड ड्यूरेशन, वे कितने ड्यूरेशन के लिए वो असेट्स लीज पर ली गई है। लीज एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, यानी जो लीज एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज शुड बी प्रोपरली कंप्लाइड फॉर, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन है लीज की वो भी बतानी चाहिए। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन the last receipt of the rent to ensure the lease agreement is in continuation without any break due to non payment or rent, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ करंट असेट्स हैं। तो असेट्स, वी विल नाउ डिस्कस द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ ए फ्यू इंपॉर्टेंट करंट असेट्स हैं। कैश इन हैंड, बैलेंस एंड सन्ड्री डेटर्स हैं। तो कैश इन हैंड इज वेरीफाइड बाय द एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द कैश है। कैश इन हैंड शुड बी वेरीफाइड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस और द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। Counting of the cash must be done in the presence of the cashier. If physically verification of cash is not feasible, अगर ठीक है, अगर आप physically verification नहीं कर रहे हो कैश का, for an auditor due to branch located in abroad or remote area, the auditor should ask the cashier to deposit in the cash in hand in bank account on the last date है, ठीक है। तो उसके बारे में उसको पूछना चाहिए ऑडिटर को। It is the primary duty of the auditor to verify the cash in hand, and the case of non-verification, the auditor will be held responsible for breach of the duty. If there is heavy cash balance in the hand at any time, the auditor should immediately inform the management beforehand, ठीक है। If the cashier is made accountable for the payment to employer or other, the auditor should carefully verify the same, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने जो कुछ पोर्शन था ऑडिटर का वो कवर अप कर लिया, लगभग ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। 4 टाइप्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब ऑडिटर है ऑडिटिंग करता है तो वो जब ऑडिटिंग के दौरान वो 4 तरह की जो रिपोर्ट्स है वो देता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर्स, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।